हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल JPY एकेडमी। जितने भी स्टूडेंट प्रथम पाली में एग्ज़ाम दे चुके हैं, आज साइंस का एग्ज़ाम था। आप सभी स्टूडेंट फटाफट आंसर मिला लीजिए। यहाँ सेट F है, कोई भी सेट हो, प्रश्न सेम है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर अलग अलग है। तो चलिए आंसर मिलाते हैं। थोड़ा हमें हल करने में देर हो गई, इसलिए थोड़ा देर हो गया, लेकिन देर ही सही, लेकिन हमने 100% आंसर एक्यूरेट बना करके दिया है। एक भी आंसर आपको गलत नहीं मिलेगा। आप कंफर्म हो करके आंसर मिलाते चलिए। इसके बाद आप अगर नेट से भी देखिएगा तो आपको एक बाय एक क्वेश्चन जो है आपको सत्य मिलेगा, इसलिए कोई दुविधा नहीं रखना है, आराम से मिलाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जीन शब्द जोहानसन ने किया था, तो राइट आंसर होगा आपका बी, जोहानसन। ठीक है। अब दूसरा है, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो अमीबा में द्विखंडन नहीं होता है, राइट आंसर डी। अब 3 नंबर प्रश्न है, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? अंडाशय, वर्तिका, पत्तियां, परागकोश। तो परागकण किसके अंदर बनते हैं? तो राइट आंसर होगा परागकोश, अर्थात ऑप्शन डी, परागकोश में परागकण बनता है। ठीक है। अब 4 नंबर प्रश्न देखिए, रुधिर चाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा होगा? वृषण द्वारा, थाइमस द्वारा, या थायराइड द्वारा, या एड्रिनल द्वारा? तो राइट आंसर होगा एड्रिनल द्वारा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, एड्रिनल द्वारा। ठीक है। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? मधुमेह, मलेरिया, निमोनिया, डायरिया? तो राइट आंसर होगा निमोनिया। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन जो है श्वसन तंत्र से संबंधित है। ठीक है। अब 6ठा नंबर प्रश्न है, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है? तो रक्त में शर्करा का स्तर इंसुलिन नियंत्रित करता है, जो अग्नाशय से स्रावित होता है। तो राइट आंसर होगा सी, इंसुलिन। ठीक है। अब 7 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मांसपेशी, तंत्रिका कोशिका, रक्त कोशिका, हृदय कोशिका? तो राइट आंसर होगा तंत्रिका कोशिका। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अब 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो मुख गुहा में आहार का पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का। तो राइट आंसर होगा ए, कार्बोहाइड्रेट। अब 9 नंबर प्रश्न है, प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोध हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो यह संयोजित था, तो कौन होगा? समांतर क्रम में। राइट आंसर ए, समांतर क्रम में। वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अब 10 नंबर प्रश्न है, एक कमरे में 60 वाट और 200 वोल्ट एवं 40 वाट और 200 वोल्ट के दो उपकरण 100 वोल्ट आपूर्ति से जुड़े हैं, तो कुल उपभोक्ती शक्ति क्या होगा? तो इसका क्या होगा? 10 वाट। ठीक है, राइट आंसर भी 10 वाट। अब 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? I²R, V²R, VI, इनमें से सभी? तो P बराबर क्या होता है विद्युत शक्ति? P बराबर होता है VI। ठीक है, अर्थात V²R, इसी को हम लिखेंगे I²R। तो राइट आंसर होगा मेरे नज़र में ए, ऑप्शन I²R। ठीक है। अब चलते हैं 12 नंबर प्रश्न,
उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान कितना होता है? तो राइट आंसर होगा 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान कितना होगा? 2। अब 13 नंबर प्रश्न है, विभवांतर मापा जाता है। तो विभवांतर किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर से। राइट आंसर होगा बी, वोल्ट मीटर द्वारा। ठीक है, निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? वोल्ट बराबर एम्पियर भागा ओम या वोल्ट बराबर ओम भागा एम्पियर? ये ऑप्शन जो है मुझे डॉट लगता है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि ऑप्शन ए होगा या बी होगा। ठीक है, कौन सा आप ऑप्शन भरें कमेंट करके बताइए। ठीक है, बस अब 15 नंबर की ओर चलते हैं। निम्नलिखित पदार्थों में चालक है, तो कौन सा होगा? अबरख, कांच, एल्युमिनियम, चीनी मिट्टी। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो देखिए, पदार्थों में चालक है अबरख, यानी कि चालकता अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन किसमें पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा एल्यूमिनियम। ठीक है, पदार्थों में चालक आंसर क्या होगा? एल्यूमिनियम, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन के साथ इसमें पाया जाता है। बाकी तीनों अबरख, कांच और चीनी मिट्टी में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। चलिए अब 16 नंबर सवाल क्या है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नांकित में कौन आवश्यक है? तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक है? तो हम जानते हैं कि यूरेनियम के द्वारा विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो राइट आंसर क्या होगा? बी। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? यूरेनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। अब 17 नंबर सवाल है, खरिया का रासायनिक सूत्र। तो खरिया का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। राइट आंसर सी होगा, अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, 18 नंबर है सवाल, निम्नलिखित में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है? तो सर्वाधिक तन्य सोना होता है। तांबा, लोहा, जस्ता से अधिक तन्य कौन होगा? सोना। तो राइट आंसर ए होगा, सोना। अब 19 नंबर है, पेंटेन जिसका अनुसूत्र C5H12 है कि कितने संरचनात्मक समावयवी संभव हैं? तो राइट आंसर होगा बी, 3 समावयवी संभव है। कौन कौन है? तो एक है एनपेंटेन, दूसरा है इसोपेंटेन और तीसरा है नियोपेंटेन, है ना। तो इसके कितने समावयवी हो गए? 3। तो राइट आंसर होगा बी। अब 20 नंबर है, अभिक्रियाशील समूह CO को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? एल्डिहाइड समूह। राइट आंसर ए, एल्डिहाइड समूह। ये नहीं है, ये है एल्डिहाइड समूह। ठीक है, ऑप्शन ए, एल्डिहाइड समूह। अब 21 में है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, तो यह यौगिक जल में क्या है? विलय है। तो वह तत्व निम्नांकित तत्वों में कौन हो सकता है? तो वह हो सकता है कैल्शियम, जो जल में विलय है, जिनका उपयोग हम पेंट करने के रूप में, चूना पत्थर के रूप में भी करते हैं, और ये जल में विलय है कैल्शियम। ठीक है, अब 22 नंबर, मालाचाइट किस धातु का अयस्क है? तो ये है कॉपर का। राइट आंसर बी, कॉपर। अब 23 नंबर सवाल है कि लोहे पर जिंक परत लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसको? गैल्वेनीकरण। राइट आंसर होगा डी, गैल्वेनीकरण। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न है, सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है।
राइट आंसर होगा ए, एसिटिक अम्ल। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, तो इनकी संयोजकता क्या होगी? तो क्या होगा? 2, 8, 8 2 10 2, यानी कि बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए राइट आंसर होगा बी। कितना संयोजकता है? 2। ठीक है। अब 26 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? तो राइट आंसर होगा ए, तांबा। ठीक है। अब 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर होगा सी, किण्वन के द्वारा। ठीक है। अब 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कली चूना का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात CaO। अब 29 नंबर प्रश्न है, आयोडीन युक्त नमक है, तो आयोडीन युक्त नमक क्या होता है? NaCl तो नमक है ही, उसमें आयोडीन युक्त Ki मिला दिया, पोटेशियम आयोडाइड, तो वह आयोडीन युक्त नमक हो गया। तो राइट आंसर हो क्या होगा? बी, 29 का बी। अब 30 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है। अब 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? तो कैथोड किरणों में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। राइट आंसर ए। 32 नंबर प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में पोषण की विधि होती है मृतोपजीवी। राइट आंसर बी, मृतोपजीवी। अब 33 नंबर प्रश्न है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है? तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? 1 से अधिक। राइट आंसर होगा 1 से अधिक। अब 34 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, आंख नाक गला के चिकित्सक अर्थात डॉक्टर द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण कौन सा है? तो कौन सा दर्पण है? बी, अर्थात अवतल दर्पण। राइट आंसर बी, अवतल दर्पण। 35 नंबर प्रश्न है, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? तो 35 नंबर प्रश्न में वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? तो राइट आंसर होगा ए, मेथेन। 36 नंबर प्रश्न है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होगा CnH2n+2। राइट आंसर ए, CnH2n+2। अब 37 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो स्वच्छ ऊर्जा स्रोत प्राकृतिक गैस है। 38 नंबर प्रश्न है, हमारा शरीर किस pH परास के बीच कार्य करता है? तो हमारा शरीर 7.0 से 7.8 के बीच परास के बीच कार्य करता है। तो राइट आंसर होगा डी। चलिए 39 नंबर प्रश्न देखते हैं, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। राइट आंसर सी, अर्थात C6H12O6। आप लोग वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन देख। अब 40 नंबर प्रश्न है, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सोडियम की परमाणु संख्या कितना होती है? 11। राइट आंसर सी, 11। ठीक है। अब 41 नंबर प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? तो राइट आंसर होगा अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है।
चलिए अब 42 नंबर प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो क्या होता है? दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर। राइट आंसर होगा सी, दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर। जो स्टूडेंट सी लगाए हैं वो बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब है 43 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायऑप्टर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्या होगा? डायऑप्टर। अब 44 नंबर प्रश्न क्या है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। राइट आंसर होगा ए, उत्तल लेंस। ठीक है, अब चलते हैं 45 नंबर प्रश्न है, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो हजामत के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? समतल दर्पण। आप लोग किस दर्पण में लगा दिए? अवतल दर्पण में। बिल्कुल गलत है। क्या होगा? समतल दर्पण। राइट आंसर होगा समतल दर्पण। अब 46 नंबर प्रश्न क्या है? किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो कहाँ होनी चाहिए? दर्पण के ध्रुव तथा मुख फोकस के बीच। राइट आंसर होगा डी। ठीक है, चलिए अब 47 नंबर प्रश्न क्या है? प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? कह रहा है इसमें लेंस की क्षमता होगी, लेंस की क्षमता का व्युत्क्रम होगा, लेंस की सामंजन क्षमता होगी, इनमें से कोई नहीं। तो लेंस की क्षमता का व्युत्क्रम, लेंस की क्षमता और लेंस की सामंजन, इन तीनों में से कोई नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। तो 47 नंबर में क्या होगा? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब 48 नंबर प्रश्न देखते हैं। 48 नंबर प्रश्न क्या है? अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। तो अवतल लेंस के द्वारा कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो सीधा भी होता है और आभासी भी होता है और वस्तु से छोटा भी होता है। तो तीनों ऑप्शन राइट है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अब 49 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है Zn+CuSO4 अर्थात जिंक और कॉपर सल्फेट के आपस में जब अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है? ZnSO4+Cu। तो ये कैसी अभिक्रिया है? तो ये कैसी अभिक्रिया हो जाएगी? विस्थापन अभिक्रिया होगी, क्योंकि एक दूसरे को क्या कर रहा है? विस्थापित कर रहा है। Zn क्या कर रहा है? SO4 को Cu से विस्थापित कर रहा है और Cu अलग हो रहा है। तो राइट आंसर हो क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन बी। चलिए 50 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? तो क्या होता है? बढ़ता है। ये राइट आंसर हो गया। ठीक है, दाईं से बाईं ओर जाने पर बढ़ता है और बाईं से दाईं आने पर क्या होता है? घटता है। इसलिए अगर जो कोई भी घटता है लगाया बिल्कुल गलत है। राइट आंसर होगा बढ़ता है। ठीक है, अब 51 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। कैसा होती है? तो देखिएगा, जब मैग्नीशियम की फीता को जलाया जाता है तो चमकीला सा उजला लौह प्राप्त होता है। तो राइट आंसर होगा चमकीला और उजला। ठीक है, तो राइट आंसर होगा सी। अब 52 नंबर क्या कहता है? एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। तो इसमें है क्या है? 9 संयोजक बंधन, 8 सहसंयोजक बंधन, 7 सहसंयोजक बंधन और 6 सहसंयोजक बंधन। तो राइट आंसर क्या होगा? सी, 7 सहसंयोजक बंधन। चलिए अब 53 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 53 नंबर प्रश्न है, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। तो क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस,
शल्य चिकित्सा टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में प्रयोग करता है? तो राइट आंसर बी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। 54 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सहसंयोजक यौगिक है? सहसंयोजक यौगिक का अर्थ हुआ कि वह आबंध बना ले संयोजक के माध्यम से, यानी कि साझेदारी के माध्यम से। तो देखिए KCl में कोई साझेदारी नहीं बनती है, MgCl2 में भी नहीं बनता। CH4 देखते हैं तो C में देखिए 4 बॉन्ड से हाइड्रोजन जुटा होता है ना। तो राइट आंसर होगा CH4 सहसंयोजक यौगिक है। 54 का क्या हो जाएगा? C राइट आंसर। अब चलते हैं 55 नंबर। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है। अब 56 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो ऑप्शन डी ग्रेफाइट विद्युत का क्या है? सुचालक है। इसमें करंट अर्थात धारा प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। बाकी आयोडीन, गंधक, प्लास्टिक में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता, इसलिए यह चालक है और ये विद्युत का क्या है? सुचालक है। तो राइट आंसर डी ग्रेफाइट। अब 57 नंबर प्रश्न है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो राइट आंसर होगा कितना? 40 सेंटीमीटर। ठीक है। अब 58 नंबर प्रश्न है, कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। तो निम्नांकित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? तो राइट आंसर होगा इनमें से सभी, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, समांतर पट्टिका है, उस पर श्वेत किरण आ रही है तो विचलन भी होगा, पूर्ण परावर्तन भी होगा और वर्ण विक्षेपण भी होगा। ये तीनों प्रक्रिया होगी, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? डी, इनमें से सभी। अब 59 नंबर प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है? तो उदासीन तार का रंग होता है काला। राइट आंसर सी, क्या होगा? काला होगा। अब 60 नंबर प्रश्न है, किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? तो विद्युत जनित्र में जो है विभक्त वलय जो है दिक् परिवर्तक की तरह कार्य करता था। राइट आंसर डी, विद्युत जनित्र। अब 61 नंबर प्रश्न है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं? तो सौर ऊर्जा सीधे विद्युत में परिवर्तित करता है, क्या करता है? सौर सेल। यहाँ का राइडेनियन सेल, सूखा सेल एवं रेडी सेल। तो राइट आंसर होगा सौर सेल, ऑप्शन सी। अब 62 नंबर प्रश्न क्या है, एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है और यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? तो राइट आंसर इसमें होगा हल करके 0.18 एम्पियर। ठीक है। अब 63 नंबर प्रश्न क्या है, एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है तो 1 कूलाम आवेश गुजारने पर क्या कार्य होगा? तो राइट आंसर होगा बी, 3 जूल। अब 64 नंबर प्रश्न है कि इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? तो इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। वायुमंडल में जो जल के कण होते हैं तो उन पर जब सूर्य की प्रकाश पड़ती है तो वर्ण का जब विक्षेपण होता है तब इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ए। चलिए अब 65 नंबर क्या है, लेंटेक्स पाया जाता है, बिल्कुल इजी सवाल है, बिल्कुल इजी सवाल है, कनेर में। राइट आंसर सी। अब 66 नंबर प्रश्न है, एड्रोजन स्रावित होता है। तो एड्रोजन स्रावित होता है किससे? वृषण द्वारा। राइट आंसर बी, वृषण द्वारा। चलिए 67 नंबर प्रश्न क्या है, वर्तिका भाग है। तो वर्तिका किसका भाग है? अंडाशय का। राइट आंसर सी। फिर अगला प्रश्न है, ग्रहणी भाग है, किसका भाग है? तो छोटी आंत का। बिल्कुल इजी प्रश्न था। अब 69 नंबर प्रश्न क्या है, मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिंक्स, ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनता है।
तो ये तीनों मिलकर के क्या बनता है, तो नासिका, लेरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रेकिया, ये सब मिलकर के श्वसन तंत्र का निर्माण करता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, श्वसन तंत्र। ठीक है। अब 70 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में दो कोशिका होती है, एक जाइलम होता है और दूसरा फ्लोएम होता है। तो जाइलम से जल प्रवाहित होता है और फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का भोजन एक जगह से दूसरे जगह प्रवाहित होता है। तो इस प्रकार पादप में जाइलम उत्तरदायी किस चीज का है, तो जल का संवहन। तो 70 का राइट आंसर सी होगा, जल संवहन। ठीक है। अब 71 में क्या कह रहा है, जिब्रेलिन है। तो जिब्रेलिन क्या है, एक पादप हार्मोन है। ये राइट आंसर होगा ए, एक पादप हार्मोन। अब 72 नंबर प्रश्न है, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है। तो राइट आंसर होगा एबिसिक अम्ल। ठीक है, राइट आंसर भी एबिसिक अम्ल। अब 73 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है। तो नर युग्मक कौन सा होता है, शुक्राणु इसमें है। ठीक है, बाकी अंडाणु मादा में होती है, गर्भाशय भी मादा में होती है, फिलोपियन ट्यूब भी मादा में होती है। तो इसमें कह रहा है नर युग्मक कौन है, तो शुक्राणु। चलिए अब 74 नंबर प्रश्न क्या है, परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। तो परजीवी पौधा का एक उदाहरण है अमरवेल। ठीक है। अब 75 नंबर प्रश्न है, द्विखंडन पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, जीवाणुओं में। राइट आंसर सी। चलिए 76 नंबर प्रश्न देखते हैं, अग्नाशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। अग्नाशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होगा, तो राइट आंसर होगा डी, इंसुलिन। ठीक है, अग्नाशय में कौन सा हार्मोन होगा, तो इंसुलिन। आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इतना मेहनत के बाद भी आप लोग लाइक नहीं करते हैं, थोड़ा हमें भी मोटिवेशन दो। ठीक है। चलिए आप 77 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन रक्त को थक्का जमने के लिए उत्तरदायी होता है। तो रक्त बिंबाणु या पट्टिकाणु। ठीक है। चलिए अब 78 नंबर प्रश्न क्या है, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है। तो किस प्रकार के नाइट्रोजनी यानी अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन होता है, तो राइट आंसर होगा यूरिया के रूप में, है ना। फिर 2 से 4 घंटे के बाद वह अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, तो राइट आंसर होगा ये, यूरिया। चलिए अब 79, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है। तो किशोरावस्था जैसे ही प्रारंभ होती है तो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों हार्मोन्स नर और मादा में बनना प्रारंभ हो जाता है, अलग अलग। ठीक है, नर में अलग और मादा में अलग, दोनों प्रकार के हार्मोन्स बनना प्रारंभ हो जाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर डी, ए और सी दोनों होगा। ठीक है, तो 79 का डी। अब चलिए लास्ट प्रश्न है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो शरीर का संतुलन मस्तिष्क का कौन ऐसा भाग है जो संतुलन बनाए रखता है। तो देखिए मस्तिष्क का 3 भाग है, एक होता है सेरेब्रम, ठीक है, दूसरा होता है मेडुला, तीसरा होता है आमलगुटा। ठीक है, तो इसमें से दिया हुआ है सिर्फ ऑप्शन में सेरेब्रम। ठीक है, बाकी दूसरा तो ऑप्शन है नहीं, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन में सेरेब्रम जो है राइट आंसर बी, शरीर को संतुलन बनाए रखने का काम करता है। तो आज साइंस का था एग्जाम, हमने सभी प्रश्नों को हल किया। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए।